मातरम। आप सभी का चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम चर्चा खास में चर्चा करेंगे कि देश की बेटियां किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है। आज हम आपको बेटियों के साहस की दो ऐसी घटनाएं दिखाएंगे और बताएंगे जो साबित करती है कि बेटियां माँ लक्ष्मी का रूप तो है ही, लेकिन बुरा वक्त पड़ने पर माँ चंडी का रूप भी धारण कर सकती है। पहली घटना बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां एक छोटी सी मासूम बच्ची अपने पिता को हिरासत से बाहर निकाल कर ले आई। तो वहीं दूसरी घटना उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां एक बेटी ने अपने पिता की शहादत पर अपने आंसुओं को रोककर सैनिकों से वंदे मातरम के नारे लगवाए। बेटियां ठान ले तो क्या नहीं कर सकती, बस समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और इसी पर हम आज की चर्चा को खास बनाएंगे सभी खास मेहमानों से। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। पहली तस्वीर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम बच्ची अपने पिता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पुलिस से गुहार लगा रही है। पटाखा कारोबारी की मासूम बेटी लगातार पुलिस के आगे गिड़गिड़ाती और गाड़ी पर सिर पटकती दिखाई दे रही है। वो पहले तो पिता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की पुलिस से गुहार लगाती है, फिर देर तक सिर पटक पटक कर रोती रही, लेकिन पुलिस को उस पर तरस नहीं आया। बाद में पुलिस वाले किसी तरह बच्ची को वहां से हटाकर दुकानदार को लेकर चले गए। लेकिन जब ये खबर सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, गिरफ्तार किए गए पटाखा विक्रेता को सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। सीएम ने मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए पटाखा विक्रेता को न सिर्फ तत्काल रिहा कराया, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों उनके और उनकी मासूम बेटी के लिए 1.5 लाख रुपए दीपावली के उपहार और मिठाइयां भी भिजवाई। मामले में एसएसपी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया। देखिए, आज खुर्जा नगर क्षेत्र में मुंडाखेड़ा रोड पर एक शिकायत मिली थी कि कुछ लोग आतिशबाजी बेच रहे हैं। इस सूचना पर वहां पुलिस पहुंची थी, लेकिन बच्चे का मन कोमल होता है, कहीं पुलिस के प्रति कोई नकारात्मक भाव उसके अंदर ना रह जाए, पुलिस की छवि उसके दिमाग में ऐसी ना बनी रह जाए कि पुलिस बहुत सख्त होती है, व्यवहार अमानवीय होता है। तो हमने निर्णय लिया कि हम ही बच्चे के साथ कुछ चलते हैं, उपहार लेकर उसी के साथ त्योहार मनाते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखकर रोना जरूर आएगा और गर्व भी महसूस होगा, क्योंकि ये पार्थिव शरीर बारामूला बॉर्डर पर तैनात उत्तराखंड के शहीद राकेश डोभाल का है। दिवाली के दिन जहां एक और पूरा देश खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के जवान सीमा की सुरक्षा करने हेतु अपनी जान हथेली पर लेकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे थे। ऐसे ही दुश्मनों से लोहा लेते हुए उत्तराखंड के जवान राकेश डोभाल वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर निवास स्थान पहुंचा, तो उनकी 10 साल की बेटी मोली डोभाल बीएसएफ के जवानों से लिपटकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं पापा का सपना पूरा करूंगी और बड़े होकर फौज में जाऊंगी और पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर दूंगी। दो अलग अलग कहानियां जो बताती हैं कि भारत देश की बेटियां किसी से भी कम नहीं, लेकिन फिर भी आज कई ऐसे परिवार हैं जहां बेटी पैदा होने पर मातम का माहौल बन जाता है। लेकिन ये देखने के बाद उम्मीद है कि उनकी सोच में थोड़ा बदलाव तो जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ आज सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरभि है, अध्यक्ष है सच्ची सहेली एनजीओ से। हमारे साथ सीमा कुशवाहा है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। हमारे साथ डॉक्टर नंदिता पाठक है, जो समाज सेविका है। और हमारे साथ सपना बंसल भी है, समाज सेविका। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले आना चाहूँगा डॉक्टर नंदिता पाठक आपके पास, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आजकल आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि जो बेटियां हैं वो बहुत ही खास है। और खास के साथ साथ आज उनके अंदर एक जज्बा भी है, चाहे तो वो आप देश के प्रति मान लीजिए, और चाहे वो आप देखिए कि जिस तरह से एक पिता के लिए एक बेटी, हम कहेंगे भीड़ी, और एक पिता के लिए एक बेटी ने इतना कुछ, जहां लोग रो देते हैं वहां एक बेटी नारे लगा रही है, कह रही है भारत माता की जय बोलो सब और मैं बदला लूंगी। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज जो बेटियां हैं वो बहुत कुछ कह जाती है, बशर्ते खाली आपको इतना करना है
कि आप उसे माने कि वास्तव में वो माँ दुर्गा भी है और माँ लक्ष्मी भी है। लेकिन जिस तरीके के भाव आजकल आते हैं, आप भी देखते होंगे, आज भी इस 21वीं सदी और 20वीं सदी की जब हम बात करते हैं, तब भी बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहां बेटियों को लेकर अभी भी असमंजस बना रहता है। इन दोनों घटनाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे देखती हैं आज बेटियों की स्थितियों को आप, डॉक्टर नंदिता पाठक जी? बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कल महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्म जयंती के पूर्व संध्या के अवसर पर हम लोग ताकतवर है बेटियां, उस पर हम लोग डिबेट पे हम सब लोग बैठे हुए हैं। आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और अभी आपने जो दो घटनाएं अभी दिखाया, वो दो घटनाएं जब देखती हूँ तो एकदम दिल जो है दहक उठता है और खुशी होती है। अभी तक लोग कहते थे पिता को कंधा देता है सिर्फ बेटा, लेकिन आप देखिए वो नन्ही सी बालिका ने किस प्रकार अपने पिताजी को छुड़ा लेती है। और ये अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी हम लोगों ने देखा, दिल्ली से बिहार की एक लड़की ने अपने पिताजी को साइकिल से पूरा बिहार तक लेके जाती है और परिवार वालों से मिलवाती है। इस तरह की बेटियों का जज्बा आखिर कहां से आ रहा है, ये हम लोग यदि विचार करते हैं तो हमें लगता है ये परिवार से आ रहा है, माँ की कोख से आ रहा है। और अपने जो महापुरुष हुए हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी हो, सरोजिनी नायडू जी हो, कितने ऐसी महिलाएं हैं जो आज हम लोगों के लिए और प्रेरणा देती रहती है। तो ये देखकर ऐसा लगता है कि बेटियां आज किसी से कम नहीं है। हम लोग देख रहे, चाहे अंतरिक्ष में देखिए, चाहे पढ़ाई के मामले में देखिए, मात्र पिता इतना कहता है एक बेटी से, बेटा मैं सब्जी बेचता हूं लेकिन मैं तुम्हें आईएएस ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूं। तो वो बेटी मेहनत करके आज आईपीएस बन रही है, आईएएस बन रही है, प्रोफेसर्स बन रहे, लेक्चरर्स बन रहे और एक्टर्स भी बन रहे हैं। और आपने देखा लॉकडाउन के टाइम पे अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाली जो मीडिया में हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, कहां कहां तक जाकर उन्होंने हम लोगों को अपनी समाचार पहुंचाया है। ये सब इसीलिए है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि माताओं की सुशिक्षा के बिना सुसभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं। इसीलिए बेटियों के लिए पहले भी बहुत मेहनत करते थे माता पिता, लेकिन अवसर नहीं मिलता था बेटियों को। अब आप देख रहे हैं, चाहे अपनी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, संस्थाएं हो, स्वैच्छिक संस्थाएं हो, बच्चियों को बहुत मौके दे रहे। आप देखिए पहले पढ़ाई करने जाना होता था, बच्चियों के पास साइकिलें नहीं होती थी तो पैदल जाती थी, असुरक्षा का भाव था, बहुत मुश्किल था। लेकिन आप देख रहे हैं अभी कितनी बच्चियों को भी साइकिलें मिल रहे हैं, कई कई जगह इतना अच्छी सुविधाएं उनको मिल रही है, स्कूटी मिल रहा है, लैपटॉप्स मिल रहे हैं, फीस माफी हो रही है। ये सबके चलते बेटियों ने ठान लिया है हम लोग बहुत ऊंचाइयों को जा सकते हैं, क्योंकि भले गरीब हो, गरीबी उनको आड़े नहीं आ रही है, भले उनकी माँ पढ़ी लिखी ना हो, उनको आड़े नहीं आ रहा है। वो देखती है रोज आप लोगों के द्वारा दिखाई गई चीजों को, अच्छी चीजों को परोसा जा रहा है बेटियों के सामने। तो वो जिम्मेवारी, जवाबदेही के साथ, जिसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटीज के साथ वो काम करते हुए आगे बढ़ रही है। इसके कारण अलख जगा रही है हर जगह पर। लेकिन एक चीज तो है, कितनी भी बेटियां, डॉक्टर नंदिता जी अपने आप में बेटियां खास हैं। और आप देखेंगे डॉक्टर सुरभि, क्योंकि आप एक एनजीओ भी चलाती हैं, बहुत सारी बार आपसे बातें हुई, बड़ा मुखर होकर बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। आप देखें कि जब कहा गया कि भारत जो है वो माता है, तो कहीं ना कहीं एक सोच थी कि आने वाला समय जो है वो ये बताएगा, जिस तरीके के अंकुश थे, सामाजिक अंकुश हम कहेंगे बहुत सारे थे, तो एक सोच रही, वो हमारे बुजुर्गों की समझ लो आप सोच, या एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी सोच शुरू से भारत के अंदर ऐसी रही है कि भारत है, माता है, कहीं ना कहीं माँ का, बेटी का जो दर्जा है वो है शुरू से बताया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो कुरीतियाँ थी आप देखें लगातार बढ़ी, फिर धीरे धीरे कर आज भी मैं कहूँगा
अब तो बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी आज भी कितनी जगह ऐसी हैं डॉक्टर सुरभि जहां बेटी होने पर एकदम से चेहरे मुरझा जाते हैं। आज भी इस सदी के अंदर भी ऐसे हो। आप तो डॉक्टर हैं, बहुत सारी चीजें देखती भी होंगी, लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं उन माओं को भी सोचना चाहिए कि जहां अगर इस तरीके की आज भी स्थिति आती है तो जो लड़ने का अधिकार है वो उन्हीं का है। जहां एक तरफ हम कह रहे हैं कि बेटी, इसीलिए हम कुछ तस्वीरें, कुछ बातें कर लेते हैं बेटियों को लेकर कि कहीं ना कहीं अब तो जाग जाओ। आप देखो कि पूरा जो हमारा इतिहास है उसके अंदर भी रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया। और उससे पहले चले जाए, अगर हम शास्त्रों की बात भी करें तो वहां भी माताओं का इतिहास बहुत ज्यादा है, पिताओं से ज्यादा इतिहास है। लेकिन समझ आज 21वीं सदी में भी जब ऐसी घटनाएं आती है कि बेटियों के साथ रेप हो गया, ऐसी घटनाएं आती हैं तो झंझोड़ देती है। क्या कहना चाहेंगे आप इसे लेकर, और आखिर क्यों हम ये समझने में चूक कर गए कि जो बातें चली आ रही हैं, जब माता का नाम चला रहा है, बेटी का नाम चला रहा है, एक तरफ सारी चीज में यहाँ पे सब चीजों में आगे रखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है, कहने की बात है, बहुत बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात करने की आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं और घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती। डॉक्टर सुरभि, थैंक यू सो मच जी। नमस्कार एक तो सभी को। और आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, मैं अगर इस दोनों पिक्चर्स को देखती हूँ, दोनों वीडियोस को देखती हूँ, तो मैं सच में ये कहती हूँ कि लड़कियाँ तो ऐसी ही होती हैं, लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। उन्होंने कभी अलग तो उन्हें हमारी सोच कर देती है। जब हम उनको कहते हैं बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतने सारे लोग खड़े थे, तू वहाँ क्यों गई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लड़कियों को तो पीछे बैठ जाना चाहिए। जब 4 रिश्तेदार कहते हैं कि लड़की की कैसे हिम्मत हो गई लड़कों के बीच में जाके लड़ाई कर रही है, देखो आज की लड़कियां, ये हम ही रोकते हैं। लड़कियां तो स्वभाव से ऐसी ही हैं और लड़कियां तो यही करना चाहती हैं। थैंक्स कि आपके जैसे न्यूज़ चैनल और बहुत सारे सोशल मीडिया कि उन्होंने इसको पॉजिटिव वे में दिखाया, वरना पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही होंगी, लेकिन उनको हमेशा बहुत नेगेटिव उसमें दिखाया गया कि आजकल की लड़कियों को देखो, आजकल की लड़कियों को देखो, हमेशा ताने मारे गए थे इन बातों पे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि इनको बहुत पॉजिटिविटी के साथ दिखाया जा रहा है, तो समाज बदल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आपने कहा कुरीतियाँ और ये सारी चीज़ें, जैसे मैं हमेशा एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और हमेशा बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने आसपास देखा है कि उनको प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो बहुत ही गलत है। पुराने लोगों ने बहुत अच्छी तरह से शायद कुछ चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में रखा होगा या उनका कहने का तरीका दूसरा होगा, वो कहने का मकसद दूसरा होगा, लेकिन हमने अपनी समझ और सोच के हिसाब से उनको मॉडिफाई कर लिया और हमने अपने फ़ायदे नुकसान के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर लिया। जैसे कि आपने ये बोला कि भारत में माता वाली बात, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे अभी नवदुर्गा में लोगों ने कहा कि लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनको पूजा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि और उसका मकसद ये होता है कि वो जो है कि जब पीरियड्स जब आ जाते हैं तब उनको पीरियड्स जब आ जाए तो उनको उसमें नवदुर्गा की कंजक में नहीं बिठाते हैं। हम हमेशा माता की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा है, ये वाली माँ वो वाली माँ, लेकिन हम जब बात करते हैं जो कन्या जमाने की तो हम कहते हैं कि लड़कियों को पीरियड्स आने के बाद नहीं बैठना चाहिए। अरे माँ को पीरियड से अलग कैसे कर दोगे? अगर माँ है तो उसको तो पीरियड्स हुए ही होंगे ना, तभी तो उसको माँ कहते हो तुम। लेकिन जब बात आती है तो पीरियड्स को गंदा बोल देंगे, माँ की पूजा करेंगे। तो ये ऐसी बहुत छोटी छोटी सोच है जो कहीं ना कहीं लड़कियों को ये एहसास कराने लगते हैं। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, लड़कियों का शर्म गहना होता है, लड़कियों को ऐसे नहीं चलना चाहिए, लड़कियों को वैसे नहीं करना चाहिए। लड़कियां स्वभाव से ऐसी ही होती हैं जैसा कि आपने दोनों वीडियो में दिखाया, पर हमारे समाज के कुछ नियम जो कुछ खास लोगों ने बनाए, बिना सोचे समझे उनको इंटरप्रेट किया, जबकि हमारे शास्त्रों ने कभी नहीं लड़कियों को नीचा करने वाली कोई चीज नहीं बनाई थी। लेकिन इंटरप्रिटेशन जिस तरह से किए गए वो बहुत गलत थे, जहाँ पे लड़कियों को हर वक्त बस उनके पैर में रस्मों रिवाज की बेड़ियां पहना दी गई और कहा कि इनको अपना गहना मान के पहने रहो, बहुत सुंदर लगती हो तुम इनके साथ में। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ये उन इंटरप्रेटर्स की है जो शायद कभी जिन्होंने समाज को अपनी तरह से सोचने के लिए मजबूर किया होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ सच में कि कोई दिखा रहा है कि हम, मतलब मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं उन फैमिली से आती हूँ जहाँ लड़कियों को पढ़ाना चाहिए फिर भी घर में बैठ के सोचा जाता था कि पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए। लड़के पे प्रेशर होता था कि उसको तो पढ़ना ही है, उसको अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी साल भी मौका दे देंगे। हमारे लिए बहुत जिद की जाती थी तो होता था देख लो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो
शादी कर देंगे। मतलब जैसे कि लड़कियां तो बड़ी ही इसलिए होती है कि उनको शादी करने का एक मैरिज मटेरियल ही समझा जाता है कि बस इतना कर लो, नहीं तो फिर शादी कर देंगे। मतलब ये डर और ये बिठा के सब कुछ किया जाता है। तो आज अगर बहुत सारी लड़कियां इन सारे मिथ्स को तोड़ रही हैं, इन सारी चीजों को तोड़ रही हैं, तो मैं सच में कहूंगी कि ये जो मैडम ने जैसे बोला, बहुत अच्छा बोला कि परवरिश जो है, कहीं माँ बाप की सोच बदलनी शुरू हुई है, कहीं उन्होंने समाज की जो लड़की आज इतनी बोल्ड होकर इतने सारे लोगों के बीच में जाके खड़ी है, शोर मचा रही है, जिसको ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं वो माँ बाप की सोच है जिसने उनको ये सिखाया है कि बेटा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम उस वक्त करो। वो आज़ादी उनको दी है वो सब करने की। तो कहीं ना कहीं ये माँ बाप की परवरिश का बहुत अच्छा, और जिसमें सोशल मीडिया, आपका न्यूज़ चैनल्स जितने भी हैं, मीडिया, इन सब ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करना शुरू किया है। और कुछ छोटी मतलब हमारे जैसे लोग जो संस्थाएं चलाते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं डेंट लगाने की कि जो पुरानी कन्वेंशनल सोच है जिसको हम बिल्कुल ये डेस्टिनी मान के चलते हैं, उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि एक बार रुको, सोचो, ये जो नियम बने थे ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बने थे। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो जीने के नियम भी बदलने चाहिए, लड़कियों के लिए भी नियम बदलने चाहिए। और जैसा आपने कहा कि रेप के लिए बहुत सारी चीजें बदलनी चाहिए, और कम से कम जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो वास्तव में बदलाव बहुत जरूरी है। और खासकर एक तरफ तो हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ हम उसी बचाओ अभियान की अनदेखी भी कर देते हैं, और लगातार जिस तरीके की घटनाएं होती हैं वो शर्मसार भी करती है। कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारी हम देखेंगे चूक कहेंगे होती है, और लगातार बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि जैसे पुरुष प्रधान एक जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं छलक जाती है। हमारे साथ सीमा बंसल जी भी हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा सपना जी, जिस तरह से आज आप देखेंगे लगातार एक बात बहुत ही चली, बहुत सारे अभियान जो चले वो कहीं ना कहीं बेटियों को लेकर ही चले। कोई भी एक भी अभियान ऐसा नहीं है जिसमें बेटों के लिए अभियान चलाया हो। ऐसी दिक्कतें कहाँ रही? ऐसी दिक्कतें कहाँ रही कि सरकारों को भी बहुत सारे जो हम कहेंगे योजनाएं हैं वो बनानी पड़ी। स्पेशल इसलिए बनानी पड़ी कि लग रहा था उनको कि यार ये तो दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लगातार हर सरकार के पास लगभग 10 से 15 स्कीमें केवल बेटियों के लिए, और उसके बाद भी अगर हम हालत पे चर्चा करें तो घटनाएं इस तरीके की सामने आती हैं कि जो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वो उस पुरुष प्रधान के मुंह पर तमाचा भी लगाती दिखती है, जो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर सुरभि ने भी बोला कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक मानसिकता है उसे बदलने की जो आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये जो अभियान है आप देखेंगे इन अभियानों का भी जो फर्क है वो शायद ऐसा नहीं लगता आपको कि ये पड़ता है कि खाली बेटियों के ऊपर ही क्यों फोकस है सारा का सारा अभियानों का। आप उनको डायरेक्टली ये क्यों नहीं कहते कि भाई आपको भी उसी तरीके की आजादी है जिस तरीके की आजादी यहां एक बेटे को है। सपना जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत अच्छा टॉपिक हमने इस मंच के माध्यम से लिया है जो हमारी बेटियों के ऊपर है। बेटियां हमारे देश का भविष्य भी हैं, हमारे संसार का धरोहर भी हैं। और आप कहिए कि पुरुष चाहे आप किसी भी माध्यम से आपकी मृत्यु हो, लेकिन जन्म एक स्त्री के द्वारा ही होता है। और हमारी बेटियां हमारी शान मान और आन भी हैं। आज बेटियां पूरे तरीके से आगे बढ़ रही हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और यहां तक कि आप देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आपने जैसा कहा बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं। देखिए जब कोई तबका पिछड़ जाता है तब सरकारों को कहीं ना कहीं सुध आती है कि हमें उस तबके को भी लेकर चलना है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारा जो नारित्व या हमारा जो स्त्री जो 50-50% की पार्टनरशिप है, स्त्रियों की उतनी भागीदारी हमारे समाज में नहीं रही। मुगल काल से जो स्थितियां रही वो हम सबको पता है। आप जानते हैं रजिया सुल्ताना, आपके अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई
और हमारी बहुत सारी सानिया नेहवाल से लेकर बहुत सारी स्त्री और महिलाओं ने पूरे देश का जो परचम है वो पूरे विश्व में फैलाया है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि स्कीमों की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमारा जो बेटियां हैं वो कहीं पढ़ नहीं पा रही थी। जब से मोदी जी की जो विचारधारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आई, आपने देखा कि हरियाणा में आज की डेट में हर घर के आगे बेटी के नाम से घर की नेम प्लेट होती है। तो एक वो मैसेज जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, वहां आप देखिए बेटियों के माध्यम से आज हरियाणा में हर व्यक्ति अपने आप को गर्व से महसूस करता है, कहता है कि हमारी बेटियां हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है। तो जितनी भी स्कीमें आई उनके पीछे सिर्फ एक ही विचारधारा है कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं के स्तर को आगे बढ़ाएं। और आज भी भागीदारी है, लेकिन फिर भी आप देखिए राजनीतिक रूप से आप महिलाओं को उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन फिर भी जिस स्वरूप में बदलनी चाहिए, जिस हिस्सेदारी में बदलनी चाहिए, वो अभी भी मिसिंग है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, साथ साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जितने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है उनको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। साथ साथ महिलाओं के स्वाभिमान पे काम करना पड़ेगा, उनके दायित्व, उनके अधिकारों को समझना पड़ेगा। आज बेटियां देखिए शमशान घाट तक जा रही हैं और हर तरीके से वो अपने पिता को लेकर आगे जाती हैं, या जिस तरीके की स्थिति बन रही है वो आप देखिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं आपको एक मैसेज शेयर करना चाहूंगी। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने फेसबुक पे देखा कि एक बेटी ने अपनी पोस्ट डाली हुई थी कि मेरे पिता का देहांत हो गया और मेरे द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसमें बहुत सारे क्रिटिक्स आगे आए और आप देखिए पुरुषों का सबसे ज्यादा, जो पुरुष प्रधान देश है, उनको इतनी परेशानी हुई कि एक लड़की या एक महिला वहां शमशान घाट तक क्यों गई। आप देखिए कोरोना काल में जहां 4 लोग आपको नहीं मिल पा रहे, एक बेटी बढ़कर आगे हिस्सेदारी के साथ में अपने परिवार की जिम्मेदारी को लेते हुए अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है। तो उस स्थिति में हमारे समाज की आप सोच देखिए, मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी आप कितनी भी स्कीमें बना के बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जो सोच, इसी की बात हो रही है कि जो मानसिकता है, स्कीम तो बहुत सारी चली सपना जी, बहुत सारी स्कीम चली, हम मानते हैं चलनी भी चाहिए क्योंकि पिछड़ापन था, लेकिन एक स्कीम ये भी चलनी चाहिए थी कहीं ना कहीं, अगर आप सभी लोग सहमत भी हो, कि एक स्कीम ये भी चलनी चाहिए थी जो मानसिकताएं हैं उसे बदलने के लिए भी कोई एक स्कीम आनी चाहिए कि भाई जो इस तरीके की मानसिकता है कि आखिर बेटियां पिछड़ेपन में गई क्यों, उसके कारण तो हम ही हैं, सरकार उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि करना तो हमें ही था। तो कहीं ना कहीं एक दो स्कीम ऐसे भी चलनी चाहिए कि जो इन लोगों की मानसिकताओं को बदले। हमारे साथ सीमा कुशवाहा भी है। सीमा जी, आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि निर्भया का पूरा केस आपने लड़ा सीमा जी अपना, और वर्तमान में बहुत सारे लोग आपको भी आइकॉन मानते हैं, जिस तरीके से आपने वो केस लड़ा और सजा दिलवाई। अगर हम बात करें सीमा जी, एक अलग से हटके एक है, हमने जो भी 2 घटनाएं आपको भी दिखाई कि किस तरह से बेटियां आज आगे बढ़ चढ़कर बहुत सारी चीज़ें कर लेती हैं और उसके बाद भी हम बेटों पर अटके रहते हैं। आप देखें सीमा जी, एक ऐसा तबका है जिसने बेटी को वस्तु के तौर पर प्रस्तुत किया। आप देखेंगे कि जिसे बॉलीवुड कहा जाता है या हम कहें फिल्मी दुनिया जो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही कि जिस पर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, बहुत सारी बातें उस पर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की परंपराएं आगे आई, उसे लेकर कहीं भी वो जो पुरुष प्रधान या वो कहूँगा मैं कि उस तरीके की मानसिकता के लोग हैं, वो कहीं सामने नहीं आए कि भाई आप इस तरीके के विज्ञापन जो चला रहे हैं वो क्यों चला रहे हैं, आप क्यों पुरुषों को लेकर उस तरीके के विज्ञापन नहीं बनाते? क्या सभी विज्ञापनों के अंदर केवल और केवल एक मॉडल के रूप में आप बेटी को खड़ी करेंगे और उसके बाद पिक्चर बना के कहेंगे हमने बहुत बड़ा संदेश भी एक दिया है उसे लेकर? पहले आप उस चीज को तो बदलो, जो चीज आप दिखा रहे हैं। इसे लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा करने से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि यार कहीं बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, और वो जो विज्ञापन वाला जो एक फाइनेंशियल एक अटैचमेंट जुड़ा रहता है ना, उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें रही होंगी। लेकिन उससे लेकर भी हम चाहेंगे कि आप कुछ बोलें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर परंपरा और संस्कृति और जो हमारे संस्कार हैं उनसे छेड़खानी क्यों? जी सीमा जी।
जी संजय सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ये आपने इवेंट रखा, और जो भी हमारी लेडी गेस्ट हैं सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार कि आप लोगों की चर्चा सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए सर, क्या है कि अगर हम परंपराओं, संस्कृति, सभ्यता की बात करेंगे तो हमें इसमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा कि जब से सृष्टि की रचना हुई उसके बाद से धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तो ऐसा क्या कारण हुआ कि स्त्री चार दीवारी के अंदर बंद हो गई और पुरुष जो है वो इकोनॉमिकल पावर बन गया, मसल्स पावर बन गया, उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया कि वो हर हाल में एक स्त्री को कंट्रोल करना उसने शुरू किया। ये हम बात सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते कि मुगल हमारे यहाँ आए या ब्रिटिश हमारे यहाँ आए, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी क्या स्त्री समाज की मुख्यधारा में जुड़ी हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं था। हम अपने वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य, इवन की अगर हम लेटेस्ट अभी कोई साहित्य की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो स्त्रियां साहित्यकार हैं वो गिनी चुनी हैं, क्योंकि जब भी वो कोई लेखन करती हैं तब तुरंत प्रश्न खड़ा हो जाता है। और सबसे लेटेस्ट अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे अपना ट्विटर की, हम बात कर लें, सोशल मीडिया, फेसबुक की हम बात कर लें, या हम इंस्टाग्राम, तमाम तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन पर जब भी कोई स्त्री वोकल होती है, वो अपनी ओपिनियन देती है तो उसको तुरंत ट्रोल किया जाने लगता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है वो स्थापित की गई चीजों को लोग दूर नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए आज अगर हमारे देश के अंदर किरण बेदी जैसी एक बेटी आईपीएस ऑफिसर बन के देश में अगर अपना नाम करती है, ईमानदारी से वर्क करती है, तो इसी देश के अंदर मैं कहूंगी हजारों की संख्या में मैं जो केस सॉल्व कर रही हूं, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे 90% ऐसे ऑफिसर्स को फेस करना पड़ता है, आईओज को, जो बेईमान है। तो इसका मतलब है कि जो पैट्रियट की सिस्टम बनाया है ये स्त्रियों ने नहीं बनाया है, ये पुरुषों के द्वारा बनाया गया, और उन पुरुषों के द्वारा जो बनाया गया ये सिस्टम है उसमें आज स्त्री भी उसकी फॉलोअर हो गई है। इसी को मैं बात को आगे करते हुए बताऊंगी कि अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें या जो हम पूंजीपति जो भी है कैपिटलिज्म की बात करें, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल, नेशनल कंपनियां हैं, वो अपने एडवर्टीजमेंट में एक स्त्री को उसने एक वस्तु के रूप में इसलिए प्रस्तुत कर लिया क्योंकि वो स्त्री भी उस पैट्रियोटिक माइंडसेट को फॉलो कर रही है, वो उसकी फॉलोअर है। आखिर अगर एक स्त्री इसको डिनाई करे कि हम अर्धनग्न अवस्था में एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि वो कर पाएंगे? लेकिन वो स्त्री भी ये करेगी क्योंकि कैपिटलिज्म इतना हावी है, क्योंकि आज पैसे के बिना, आर्थिक आजादी के बिना एक स्त्री का भी अस्तित्व नहीं है। अगर एक स्त्री आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, सामाजिक रूप से या पावर उसके पास नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल है अपनी बात सोसाइटी के अंदर रखना। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारी प्लानिंग करती है कि स्त्रियां मुख्य धारा में जुड़ें। वो प्लानिंग करते हैं, वो कानूनों में बदलाव करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल अगर हम देख लें कि 2012 में निर्भया केस हुआ, उसके बाद बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, आईपीसी में बदलाव किया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बहुत सारे कानूनों में बदलाव किया गया, लेकिन घटनाएं नहीं रुकी। उसके पीछे जो संजय सर मुझे कारण नजर आया, जो मेरा अपना अनुभव है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं है। आप उन कानूनों को सिर्फ वो कानून हमारे दस्तावेज के रूप में रख गए हैं, उनको कैसे उनका पालन हो, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो, ये रहा। इसीलिए रेप की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो एक स्त्री के हाथ में आपने 2005 में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दे दिया, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम आपने थमा दिया कि एक स्त्री को घर के अंदर कोई अगर टॉर्चर कर रहा है वो उस कानून का सहारा ले सकती है। तो आप सोचिए संजय सर कि एक स्त्री जिसका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है,
जिसकी शादी कर दी गई, पूरी तरीके से अपने पति पर निर्भर है, पूरी तरीके से अपने ससुराल जनों पर निर्भर है। और जब वो लोग उसको परेशान करेंगे और जिनके खिलाफ अगर वो थाने जाएगी, कोर्ट जाएगी, तो उसको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा? सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कहां पर रहेगी? जिन ससुराली जनों के खिलाफ उसको खड़ा होना है, उसकी दूसरा घर कहां है जहां रह करके वो फाइट कर सके? क्या वो मानसिक रूप से इतना मजबूत है, उसने किया है अपने आप को, या सोसाइटी ने उसको मानसिक रूप से इतना मजबूत होने दिया है कि वो किसी भी जगह जाकर के रोड पर एक ठेला लगा करके अपनी आर्थिक आजादी को सुनिश्चित कर सके, कुछ पैसे कमा सके? क्योंकि सुरक्षा का इतना बड़ा इशू है कि हमारे देश के अंदर स्त्रियों के लिए सुबह 7 बजे से लेकर के रात में शाम को कहूंगी 5-6 बजे तक का टाइम निर्धारित कर दिया गया है। तो अगर हम लार्जेस्ट एस्पेक्ट में बात करें तो सर, ये जो पैट्रियार्की सिस्टम है, जैसे आपने अभी कहा कि मानसिकता पर क्यों नहीं काम किया गया, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि क्राइम रोकने के लिए कानूनों से ज्यादा मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, जो कि जिस पर हम कहेंगे कि स्त्रियां तो मानसिक रूप से स्ट्रांग होने लगी हैं, लेकिन जिस जेंडर के थ्रू क्राइम हो रहा है वो अभी भी अपने मानसिकता में बदलाव नहीं चाहते हैं। एक पढ़ी लिखी स्त्री अगर घर में आती है बहू के रूप में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है अगर वो वर्किंग है, क्योंकि उसको घर भी संभालना है और उसको जॉब भी संभालने हैं। लेकिन वही पुरुष अगर वो आर्थिक रूप से बाहर वर्क कर रहा है तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में पीछे है, वो भागता है, वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्त्री पर डाल देना चाहता है। यहाँ पर आप सोचिए एक स्त्री का कितना हैरेसमेंट होता है। एक स्त्री हमारे देश के अंदर में कभी अपने टैलेंट का पूरी तरीके से उपयोग ही नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके लिए लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड समय है, परिवार को समय देना है। तो एक टैलेंटेड स्त्री जिसका ब्रेन एक मेल के इक्वल डेवलप है, तो उसको तो आपने सीमित कर दिया। सीमित आपने किया सुरक्षा के वजह से, क्योंकि टाइम निर्धारित है। एक बेटी सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5-6 बजे तक काम कर सकती है, उसके बाद उसके लिए स्कोप नहीं है, और है तो वो डर के साए में रह रही है। तो कैसे हमारा देश समृद्ध बनेगा? और जिन बेटियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने भी अभी 2 एग्जाम्पल दिए हैं सर, वो बेटियां अपने आप को प्रूव कर रही हैं। जिसका सबसे बड़ा जो मुझे एग्जाम्पल नजर आता है वो है हमारे देश के जो लास्ट ओलंपिक हुए वर्ल्ड में, उस ओलंपिक की अगर हम बात करें, मेरे देश की 3 बेटियां मेडल लेकर के आई हैं, एक भी बेटा मेडल लेके नहीं आया है। बेटियों के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, बेटों के लिए खुला आसमान है। नहीं, बिल्कुल कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, परिवार से बड़ी बात आपने की है। ये बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल हम कहेंगे एक बार फिर आपके द्वारा सामने आया है, और ऐसा सवाल है ये कि इस पर चिंतन करना चाहिए कि मेडल लाए बेटियां, इतिहास बनाए बेटियां, परंपराएं जो हैं उस तरीके की जो कुरीतियां हैं उसे तोड़े बेटियां, और सारी उम्मीदें बेटियों से, उसके बाद भी संसाधन ना मिले बेटियों को, सुरक्षा ना मिले बेटियों को। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इसी पर चर्चा अभी जारी रहेगी। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में चर्चा कर रहे हैं ताकतवर बेटियों की। जी हाँ, जिस तरह से बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन आप देखें कि 2 बेटियों ने जो तस्वीरें पेश की, कहीं ना कहीं सबको सोचने को मजबूर कर दिया कि वास्तव में अभी बहुत काम होना बाकी है। और हमारे साथ सभी खास मेहमान इसी पर जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर नंदिता पाठक जी आपके पास आना चाहूँगा कि आज आप देखें लगातार देश के अंदर आप देखेंगे कि अब बेटियां सेना के अंदर भी जा रही हैं, अब बेटियां पुलिस के अंदर भी
पहले से भी थी, अब बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेना के अंदर जाना बेटियों के लिए बड़ा ही खास है। उसके अलावा अब तो लड़ाकू हम कहेंगे जहाज भी उड़ा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कैसे आप देखती हैं सेना के अंदर, क्योंकि जो सेना के जज्बात हैं वो देश के अंदर भिन्न है, और जिस तरह इस बेटी ने अपने पिता जो शहीद हुए राकेश डोभाल जी, उनकी चिता पर जिस तरीके से लोगों को हम कहेंगे भारत माता के नारे लगवाए, और उसके अलावा उसका ये कहना कि मैं बड़ी होकर बदला लूंगी, और इस तरीके की जो एक भावना है वो कहीं ना कहीं जताती है कि आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी स्कीम भारत सरकार की हो या राज्य सरकारों की हो, वो अपने आप में अहम है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो एक बढ़ावा देने का कार्य करती है। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जो इन असर को और ज़्यादा अच्छे से बेटियों को दिखाएं कि देखिए हमारे यहाँ कल्पना चावला भी रही है, उसे देखकर बहुत सारे मैं कहूँगा लड़कियों को प्रेरणा आई कि भाई हमें भी कुछ करना है। ऐसे ही इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो जो सेना के अंदर लड़कियां हैं, जो उनके कार्य हैं, वो भी सामने आने चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें विज्ञापन में वस्तु बनाकर तो दिखा देते हैं, लेकिन जहां ऐसी स्थितियां आती हैं कि जहां महिलाओं की या लड़कियों की कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी उनकी कलाकारियां या कुछ ऐसे उनकी घटनाएं, उनके कार्य दिखाए जाने चाहिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है। अरे बड़ी शर्म की बात है, आप 21वीं सदी में कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाना है और बचाना है। पढ़ाने के लिए तो खुद सोचना चाहिए, खुद देखना चाहिए। जी आप कैसे देखती हैं सारी चीज़ों को? जी डॉक्टर नंदिता पाठक जी। बिल्कुल, आप एकदम सही एक चीज आप बोले हैं। सेना में है लड़कियां। मैं खुद एनसीसी में थी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तब एनसीसी के माध्यम से आरडीसी में आई रिपब्लिक डे परेड में, तब हमने देखा कि सेना में यदि जाना है तो किस प्रकार की जज्बा चाहिए, लेकिन जज्बा के साथ भारत माता की जयकार भी बोलते थे। उसी समय पर हम लोगों को ये भी सिखाते थे अपनी कंपनी लेआउट कैसे करना है, व्यवस्थित कैसे रहना है, सुरक्षित कैसे रहना है, और भारत माता की सेवा कैसे करना है। साथ ही साथ परिवारजनों का, अधिकारियों का किस तरह हम लोगों को उनके देखभाल भी करना है सिखाते थे। इसीलिए ये मौका जो लड़कियों को मिला सेना में जाने का, ये सबसे अच्छा मौका सब लड़कियों को मिल रहा है। और आप देखिए उनका प्रदर्शन हम लोग देखे हैं, 26 जनवरी को देखते हैं, 15 अगस्त को देखते हैं, कैसे वो वीरांगनाएं बनकर अपनी साहस का प्रतीक बनकर दिखाती हैं। आजकल दिखाने की जरूरत मुझे नहीं लगता ज्यादा है, क्योंकि यही लड़कियां हैं एक मां बनने वाली है। आप जैसे भी जितने भी प्रश्न पूछा, आखिर लड़कियों के लिए क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनेकों योजनाएं लड़कियों के लिए क्यों, मार्गदर्शन और अलग प्रकार की चीजें, मानसिकता वाली चीजें और भी बननी चाहिए लड़कों के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक दिन में पूरा परिवर्तन नहीं हो सकता। ये जो लड़कियां आज आपको दिख रही ना, वो छोटी बेटी कह रही है मैं बड़े होके बदला लूंगी, यानी ये लड़कियां तैयार हो रही है। अब उनकी कोख से लड़की पैदा होगी तो ये रोएंगी नहीं, ये कहेंगी कि ये भारत माता की सच्ची सपूत पैदा हो गई। क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं तो मैं जान सकती हूँ लोग क्या क्या कहते हैं लड़का नहीं होने पे, लेकिन मेरी माँ ने, मेरी सासू माँ ने, मेरे पति ने और मेरे साथ के लोगों ने हमें सक्षम बनाया। तुम बोलो लड़के से बढ़कर लड़कियां हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ लड़का भी बहुत जरूरी है परिवार चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए दोनों पहियों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास नहीं है करके रोने की जरूरत नहीं है। दूसरे लड़का जब दामाद बनकर आएगा तब हमारी जैसे माँ लोग उनको लड़का के रूप में स्वीकार करे, रोने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज आप लोगों ने जो दिखा रहे ना, यही चीजें आप देखिएगा आने वाले समय में ये एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत होगा। और रही बात एक छोटी सी मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं गांव में काम की हूँ, 500 गांवों में एक बिटिया थी, उसके माता पिता बहुत गरीब थे। वो आई हमारे पास, कहती है दीदी मेरे घर में खाने को भी नहीं है,
हमने कहा तुम क्या करना चाहती हो, बहुत छोटी बेटी है। मैंने कहा बेटा क्या करोगे, कहती मुझे कुछ सिखा दो दीदी। हमने उनको जन शिक्षण संस्थान की तरफ से सिलाई प्रशिक्षण सिखा दिया। वो बिटिया आज पूरे परिवार का पूरा भार उठाती है, चलाती है। हम यही बच्चियों से कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, बेटियां पढ़ लिख जाए, धनवान हो जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, लेकिन छुटपन से ही कई सारी चीजें सीखे वो। जैसे अभी अपना सुन रहे थे सभी का, सपना जी का, सभी का बचपन से ही उनको आ जाए, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, एरोप्लेन चलाने तक का सीखे। कब क्या आवश्यकता पड़ जाए लड़कियों को ये पता नहीं है। और मिशन साहसी के रूप में भी वो साहसी बने। कोई यदि हमको छेड़ने के लिए आ रहा है तो आंखों से पहचान ले, अपनी सुरक्षा करे। इतना अच्छा। एक और छोटी चीज है, माँ समझदार होना चाहिए, तब बच्चियों को सिखा पाती है। या टीचर्स हो या समाज के लोग हो, बच्चियों को समझाए। कोई तुम्हें छूने को आता है तुम वही खींच के पहले थप्पड़ मारना सीखो। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें तो परिवार से ही आती है, और परिवार की सोच जरूर मैं कहूँगा पॉजिटिव रहनी चाहिए। हमारे साथ साधना जयराज जी भी उत्तराखंड से जुड़ चुकी हैं, समाज सेविका हैं। साधना जी, आपका भी स्वागत है। साधना जी, अगर हम बात करें जिस तरह से आपके सामने भी वो तस्वीर है, एक बेटी राकेश डोभाल जी जो हमारे शहीद हुए थे, उनकी बेटी ने जिस तरह का माहौल वहाँ बनाया, लोगों को हम कहेंगे कि बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए उस बेटी की ताकत और उसका जज्बा देखकर। और आज उसी पर जब हम बात कर रहे हैं कि बेटियां जो हैं वो बड़ी खास हैं उनके लिए, हम एक सवाल मेरा आपसे भी है कि तकनीकी जो शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को लेकर बहुत सारे कार्य हो भी रहे हैं। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे अहम जो कड़ी है वो बेटियां कैसे हो सकती हैं, उस पर कार्य होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की शादी होगी ये देंगे, या हर जगह अलग अलग तरीके की स्कीम है। लेकिन खासकर स्कीम इस तरीके की होनी चाहिए कि आप बेटी को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान दो, तब जाकर कहीं ना कहीं जो बेटियां हैं, तब जाकर बहुत सारी चीजें चेंज हम कहेंगे मिलेंगी। और लोगों के अंदर भी, जो परिवार है उनके अंदर भी ये मानसिकता आनी चाहिए कि जो बेटी है वो डॉक्टर बने, वो सेना में जाए, वो फोर्स में जाए, वो एरोप्लेन उड़ाए। कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से भी उसे मजबूत करना होगा, तब जाकर ये जो बहुत सारी स्कीम है इनका कुछ लाभ मिल सकता है। अन्यथा तो फिर वही बात आएगी कि जो मानसिकता है वो कैसे चेंज हो। जी साधना जी। ऐसा है कि जैसे अभी आपने बोला कि कितनी आंखें नम हो गई उस लड़की की बात सुनकर, मुझे ऐसा लगता है कि आंखें ज़रूर नम हुई हैं, लेकिन मुझे इको आ रही है, तो आंखें ज़रूर नम हुई हैं, लेकिन जो है इसमें हमें गर्व करने की बात है। एक्चुअली हमें उस बेटी के जज्बे के पीछे छिपे कॉन्फिडेंस को देखना चाहिए इसमें। और जैसे आपने कहा तकनीकी शिक्षा की जो बात है, तकनीकी शिक्षा की जो बात है वो ये है कि मतलब हमारी जो बेटियां हैं उनके अंदर छिपा पोटेंशियल, सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, उनके अंदर जो छिपा पोटेंशियल है उसको देखते हुए जो हमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस एक घर से देना चाहिए, और उनके अंदर जो एक्चुअली छिपा हुआ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा देना चाहिए। ये जो छोटी छोटी बच्चियों ने जज्बा दिखा दिया ना, ये शो कर रहा है अच्छी तरह से कि कितना ज़्यादा हमारी बेटियां क्या कर सकती हैं। हमारी बेटियों को हमें बस थोड़ा सा सहारा देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सहारा आप उन्हें दे के देखिए, और देखिए वो कितनी बुलंदियों पे जाती है, बेटों से भी ऊपर जाएंगे। और कहीं कोई कंपटीशन नहीं है एक्चुअली बेटे बेटी का, ये तो दोनों ही बराबर के लेवल पे जाने वाले लोग हैं। हमारी बेटियां जो हैं ये इतना अच्छा कर सकती हैं, सिर्फ हमें उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस देना। हम ना बेटी बचाओ कह के मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को लो कर रहे हैं कि आप मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, बचाओ इनको। अरे उन्हें आप बढ़ाओ, हर तरह से उन्हें बढ़ाओ, उन्हें प्रोग्रेसिव बनाइए। और मुझे ऐसा लगता है जो अभी मेरे से पहले वक्ता बोल रही थी, तो हमें उनको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जो एक छोटी सी वीकनेस आ जाती है कहीं पे। मार्शल आर्ट्स में हमारी बेटियों को बहुत हमें स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए।
तो ताकि कहीं पे भी कोई सिक्योरिटी की बात आए तो उसमें उन्हें कोई डर घबराहट ना हो, और साथ में हमें उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और शिक्षा से कुछ नहीं होता, शिक्षा एक चीज़ होती है, लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, और एक विजडम जो होता है, वो कॉन्फिडेंस से आता है। घर में माता पिता और सबका रोल ये होना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दें कि तुम सब कर सकती हो। और आप देखिएगा लॉयल्टी जो होती है वो लेडीज़ में ज़्यादा होती है, लेडीज़ ज़्यादा लॉयल होती हैं, लेडीज़ की विल पावर ज़्यादा होती है, लेडीज़ में एक क्षमता ज़्यादा होती है, मेंटल एबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप देखोगे कि फिजिकल एबिलिटी में कहीं अगर हल्का भी पड़ता है मामला, तो एक जो मेंटल एबिलिटी है ना लेडीज़ की, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस को अच्छी तरह से समझने की, मल्टीटास्किंग करने की। आप देखिए घड़ी में अगर आप देखिए तो इतने सारे काम कोई लेडी आराम से बहुत तरह से संभाल लेती है, जो कि कोई आदमी इस तरह से नहीं संभाल सकता। तो हम लेकिन उनको एक लो लेवल पे रखे हुए हैं आज तक कि नहीं इतना ठीक है, बेटी के लिए इतना ठीक है, नहीं इसके साथ ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अरे तो है अगर कोई लिमिटेशन तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो हमें देखना चाहिए। और वो बंदिशों की बात हो रही है डॉक्टर सुरभि, बंदिशों की अगर हम बात करें तो एक बंदिश हमें और भी लगती है। आप देखेंगे कि जब मुख्य धारा की बात होती है, मुख्य धारा में हम कहेंगे कि अगर कोई बेटी IPS बनी है तो अगर उसे जब कोई ऐसी जगह बड़े जिले में चार्ज देने की बात आएगी तो मुख्य धारा में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, फिर वही बंदिशें वाली बात आ जाती है। ऐसी सेना में भी है, ऐसे ही बहुत सारी जगह। और कुछ घटनाएं अभी हमारे पास एक वीडियो और आया था कि एक SI बेटी कह रही है कि मुझे SHO परेशान कर देता है, और जिसको लेकर जांचें भी होती है। तो इस तरीके की जब घटनाएं आती हैं तब कहीं ना कहीं जाकर ये लगता है कि अभी भी आप जो बंदिशों वाला जो एक फैक्टर है वो अभी भी चल रहा है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी और कहाँ कमी है, अभी भी चूक कहाँ है डॉक्टर सुरभि? सर मैं तो ये समझती हूँ कि जैसे सदियों से एक आदत बन गई थी कि जब हमें लगता है कि शायद एक समय था जहाँ पे हमें शारीरिक क्षमता के हिसाब से हम समझते थे कि लड़कियाँ एक स्टेप पीछे हैं, क्योंकि उनको माँ बनना होता था, उनको बच्चा संभालना होता था। वो समाज आज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि जब आज शारीरिक से मानसिक जो हमारी क्षमता है उस पे समाज शिफ्ट हो गया है। आज शारीरिक क्षमता की इतनी फर्क नहीं, आप एक बटन दबाते हो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आज जब शारीरिक क्षमता से मानसिक क्षमता का एक प्रभाव में अब हम जी रहे हैं, जब उस समय में जी रहे हैं जहाँ मानसिक क्षमता इंपॉर्टेंट है और लड़कियां उसमें 1% भी पीछे नहीं है, तो वो समाज जो ये सोचता रहता है कि मैं शरीर के हिसाब से कुछ ज्यादा बलवान हूँ, जबकि बहुत सारी लड़कियों ने उनको लड़कों के गेम में भी हरा के बहुत सारे मेडल्स जीत के बता दिया कि ऐसा नहीं है, कोशिश करेंगे तो वहां भी बता देंगे। मगर वो समाज आज ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये लड़कियां मानसिक रूप से कहीं भी पिछड़ी हुई नहीं थी। वो अपनी उस गद्दी पे बैठ के उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी इस पेट्रियार्कल सीट को जो शहंशाह बन के बैठे हैं इतने सदियों से, सालों से, हजारों साल से, उनको छोड़ने में दिक्कत आती है। और मेरा ये मानना है कि ये क्रांति है, ये क्रांति है जो अब शुरू हो गई है। ये बच्चियों ने भी बता दिया और हम सब भी देख रहे हैं कि एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है। आज नहीं तो कल ये सीट तो इनको छोड़नी पड़ेगी और क्रांति बलिदान मांगती है। और ये छोटी छोटी जो चीजें आप बोल रहे हैं ना कि ये नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा, इन पे आवाज उठती है, आवाज दूर तक जाती है और लोग बैठ के सोचते हैं कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। और लड़कियां अब ये समझ जाती हैं कि हाँ ये कुछ चीजें सही हो रही हैं, गलत हो रही हैं। तो इस क्रांति में अब लड़कियां खड़ी होकर जवाब भी देने लगी और चीजें आज नहीं पहले से बहुत सुधरा है और मुझे काफी उम्मीद है कि जल्दी सुधर जाएगा। जैसे कि मैम ने बीच में एक बोला था कि खुद लड़कियां इस पेट्रियार्कल सोच, जो सीमा मैम ने बोला था कि पेट्रियार्कल सोच को अपना वही डेस्टिनी बना चुके हैं, उनको लगता है कि इसी तरह से जीना, उसको अपना नियम बना लिया है। कहीं उनको ही ये बात समझनी पड़ेगी कि नियम बनाने वाले लोग कौन थे, किसने लिखा था ये सब कुछ? लिखने वाले लड़के थे ना। और जब एक समय था जब जो पढ़ता था, जो लिखता था, वही पंडित था और वही किताबें लिखता था, शास्त्र लिखता था। आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम अपनी जिंदगी की किताब खुद क्यों नहीं लिख सकते? क्यों हमें हमेशा वो 25,000 साल पहली, 4,000 साल पहली, 10,000 साल पहली, इन सारी चीजों पे अभी आज हम उस नियम को माने? मैं तो मानती हूँ कि हर लड़की अपनी जिंदगी की किताब खुद लिख सकती है और उसको लिखनी चाहिए। उसको वो लिखना चाहिए कि जो आज उसके लिए ठीक है। आज आप 100 लोगों को देखते हैं ना कि 80 लोग एक रास्ते पे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो बदलाव बड़ा जरूरी है। सीमा कुशवाहा जी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा हम कहेंगे कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा जितने दिन चाहे उतने दिन कर लें।
बड़ा विषय, आज समय कम है, मैं आप ही से लेता हूं। सीमा जी, एक बड़ी अहम बात यह है कि एक तो आज भी जो कानून महिलाओं के लिए उसे जो जानकारी है उसकी आज भी कमी है, बहुत सारे लोग उसे नहीं जान पाते। उसके अलावा अगर आप देखें बेटियों की जब बात होती है तो बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आज जब आप देखेंगे कि कुछ नियम, आपने भी बताया, अभी बहुत सारे कानून बने। एक कानून अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया कि भाई जो कोई भी इस तरीके की हरकत करेगा, और एक मिशन शक्ति अभियान भी चलाया जिसकी बड़ी सराहना भी हुई। एक उन्होंने बनाया कि ऐसे लोगों के पोस्टर लगा दिए जाएंगे। तब आप देखेंगे वहां पे सीमा जी कि उसका विरोध करने के लिए भी बहुत बड़े बड़े एनजीओ, बहुत बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं कि मानव अधिकारों का हनन है। और तब वो लोग कहां जाते हैं? जब वहीं पर रेप हो जाते हैं, घटनाएं होती हैं, तब वो कौन सा हनन होता है? तो ऐसी भी चीजें हैं आज भी कि जब शुरुआत करी जाती है तो उस पर सवाल भी हमारे जैसे लोग ही खड़े कर देते हैं और तब पीछे हटना पड़ता है। लेकिन जब घटना होती है तो कोई बोलने को तैयार नहीं रहता, तब कहते हैं कि नहीं इसका चले देखेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो शक्ति की कमी कैसे है और कैसे आप इसे देखती हैं कि कहां कमियां हैं और किस तरीके से ये दूर हो और क्या करना चाहिए? जी सीमा जी। देखिए संजय सर, सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो है हमारे समाज के अंदर परिवार में जो परवरिश हो रही है वो बहुत जरूरी है कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वहां पर भेदभाव ना हो। क्योंकि एक बच्चे की आप परवरिश ऐसे कर रहे हैं, जो आपका बेटा है वो बाहर जाएगा, क्रिकेट खेलेगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, जिम ज्वाइन करेगा, और जब इलेक्शन का टाइम आएगा या कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम होंगे उसमें जाकर के वो अपनी बात रखेगा, समाज के अंदर ओपिनियन बनाएगा। तो आप समझिए कि एक बेटी उस टाइम, जब मैं एक एग्जांपल लूंगी कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, आप देखिए जब भी कोई रैली होती है उसमें स्त्रियों को पहले रो में बैठाला जाता है और पीछे से सबसे ज्यादा वोकल जो नारेबाजी करने वाले कौन होते हैं? लड़के होते हैं। उनको किसी का डर नहीं है, उनको उतनी आजादी है कि वो समाज में एक हमारे देश के अंदर रिक्शे वाला भी अपनी ओपिनियन देता दिख जाएगा, लेकिन एक आईएएस, एक मिनिस्टर स्त्री भी डरती है कि उसको बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो जब हम अपने परिवार के अंदर जी एक बेटी को, जब कोई रिलेटिव आ रहा है या जब टेलीविजन चल रहा है, जब डिबेट डिस्कशन हो रहा है परिवार के अंदर, तो उस बेटी को हम कमरे में भेजते हैं या हम किचन में भेजते हैं और बेटा वहां पर पार्टिसिपेट करता है उसमें कि देश की इकोनॉमी कहां जा रही, देश में पॉलिटिक्स में क्या होगा, कौन से इश्यूज आजकल चल रहे हैं, और बेटी को आप संस्कार दे रहे हैं। संस्कार मैं नहीं मानती हूं, उसमें कहूंगी कि बेटी के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। आपको सुंदर दिखना है, आपको कम खाना है, आपको स्लिम दिखना है, आपको कम बोलना है। तो जब आपने ये संस्कार घर में संस्कार के नाम पर उसको दबाने की कोशिश की, तो जिस बेटी को आपने घर में नहीं बोलने दिया, वो बेटी बाहर जाकर के जब उसके साथ कोई छेड़खानी करेगी वो कैसे आवाज उठाएगी? और आप देखिए कि इसी तरीके की पूरी अपब्रिंगिंग होती है हमारे समाज में। तो हम जब समाज के, अपने परिवार के अंदर भेदभाव कर रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बाहर के लोग आपकी बेटी के साथ क्राइम नहीं करेंगे, वो आपकी बेटी की जस्टिस के लिए फाइट करेंगे। हमने पूरा पैटर्न ही ऐसा बनाया हुआ है। आप देखिए कि आज की डेट में है कि महिलाएं अपने आप को प्रूव कर रही हैं, प्रोफेसर बनके, टीचर बनके, या मीडिया हाउसेस की हम कहीं पर भी एडवोकेसी की बात करें। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप किसी भी बेटी को सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप 10th पास है, 12th है, ग्रेजुएट है, PhD होल्डर है, लेकिन उसको अगर आपने एक्सपोजर नहीं दिया, उसका एक्सपोजर नहीं हुआ, वो दुनिया में जाकर के दुनियादारी को नहीं समझी, वो नुक्कड़ पे खड़े होकर डिबेट डिस्कशन नहीं किया, अगर वो ठेला लगा करके मूंगफली उसने नहीं बेची, तो वो अपने पति से मेंटेनेंस के रूप में 125 का जब मुकदमा वो डालती है ना कि तुमने हमारे साथ क्रूएल्टी की, मारपीट की है, अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो तुम हमें अपने पति से कहती है 5-10 हजार रुपए पर मंथ दो। वो इसलिए नहीं मांगती है सर कि वो उस पति से लालच बस मांग रही है, वो इसलिए मांगती है कि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है समाज में कि उसको निर्भर बना दिया गया पिता के ऊपर, पति के ऊपर।
और फिर जब वो 5-10 हजार रुपए मेंटेनेंस के रूप में मांगती है, तो आप सोचिए वो मांगने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि सोसाइटी में आपने उसके लिए हर काम करने की जगह नहीं छोड़ी, उसके लिए आपने काम लिमिटेड कर दिए हैं। टीचिंग कर बिल्कुल सकती है। सीमा जी, ये भी बहुत बड़ी बात आपने की है और समय क्योंकि कम है और आज का विषय इतना अच्छा है कि बहुत सारी बातें अभी भी अधूरे है। फिर किसी दिन इसी पर चर्चा दोबारा करेंगे और आपको फिर बुलाएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। ये भी अपने आप में बड़ी खास चीजें हैं कि आखिर हमारे अंदर ही कमियां हैं और कहीं ना कहीं हमें उसमें सुधार करना चाहिए। आज चर्चाएं खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।